अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कल जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल? कल जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल? चैने जी। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है? आज हमने स्टार्ट करना है। हमने बेसिक एक्रूड एक्सपेंस समझ लिया, हमने बेसिक प्रीपेड एक्सपेंस समझ लिया। आज हमने जो है जो दो चीजें रह गई हैं, हमने बेसिक एक्रूड एक्सपेंस समझ लिया और हमने प्रीपेड एक्सपेंस समझ लिया। हमने अब दो और चीजें समझनी है। दो और चीजें समझनी है हमने। एक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम। ठीक है जी। हमने ये दो चीजें और समझनी है। ठीक है, हमने दो चीजें और समझनी है। एक्रूड इनकम क्या होता है? अच्छा, बिल्कुल बहुत मिलती जुलती डेफिनेशंस है। मैंने पहले भी लिखवाई है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड। जो इनकम रिसीव नहीं होती वो क्या होती है? रिसीवेबल होती है। तो नॉट रिसीव्ड को रिसीवेबल भी कह सकते हैं। नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। अच्छा, एक्सपेंस क्या होता था? एक्रूड एक्सपेंस, चलो थोड़ा सा तुम लोगों को याद भी तो कराना है ना, पढ़ाना भी है और सिखाना भी है। तो कुछ सिखाने के भी मुतालबात होते हैं जिसमें टाइम लग जाता है। ये तुम लोग सबको समझनी चाहिए बात, कि हमारा कोर्स जो है एक्सटेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें सिखानी भी होती हैं, सिर्फ पढ़ा के जाना नहीं होता। तो एक्रूड एक्सपेंस को हम ये बात कर लेते हैं कि एक्रूड एक्सपेंस होता था एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर नॉट पेड। जो चीज नॉट पेड होती है उसको क्या कहते हैं? उसको पेबल भी तो कहते हैं। जो चीज पे नहीं हुई होती वो पेबल है ना। कॉमन बात, कॉमन सेंस। एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर नॉट पेड इन करंट ईयर। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर नॉट पेड इन करंट ईयर। एक्रूड इनकम, इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। accrued expense of current year not paid in current year. Accrued income of current year not received in current year. ठीक है। तो अब इसको याद किस तरह रहेगा? याद किस तरह रहेगा? बहुत आसान बात है। एक्रूड एक्सपेंस में, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, प्रीपेड को भी साइड पे करते हैं चलो। एक्रूड एक्सपेंस में क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर होता है, इसलिए एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या ख्याल है? इस तरह याद रहेगा। और वो नहीं पे हुआ इन करंट ईयर, इसका मतलब है पेबल। पेबल का मतलब, यार पेबल का मतलब, पेबल का लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पेबल का मतलब लाइबिलिटी है। इसके दो नाम होते हैं, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी या एक्सपेंस पेबल। ये दोनों नाम चलते हैं ना। एक्सपेंस पेबल भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एक्सपेंस पे नहीं किया तो उसको क्रेडिट कर देना है। कितनी आसानी से एंट्री याद रहेगी आपको, कितनी आसानी से एंट्री याद रहेगी। अच्छा, एक्रूड इनकम में देखो क्या है। एक्रूड इनकम में है इनकम ऑफ करंट ईयर। इनकम ऑफ करंट ईयर, इनकम ऑफ करंट ईयर का मतलब ये है, इनकम ऑफ करंट ईयर का मतलब ये है कि इनकम को आपको रिकॉर्ड करना है, इनकम को आपको क्रेडिट करना है, इनकम को आपको रिकॉर्ड करना है, इनकम को आपको क्रेडिट करना है। इनकम जब भरती है तो क्रेडिट होती है। तो एक्रूड इनकम क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, तो इनकम तो क्रेडिट होगी। और नॉट रिसीव्ड,
ये इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो रिसीवेबल, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से याद रखो, रिसीवेबल्स क्या होते थे हमारे पास, रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अदर रिसीवेबल्स भी कहते हैं, हम अदर रिसीवेबल भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, एक्रूड इनकम एसेट, ये रिकॉर्ड होगा, डेबिट होगा। पहला तरीका लाइबिलिटी है, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी है, और एक्रूड इनकम एसेट है। पहला तरीका तो ये है याद रखने का, जो मैंने अभी बताया। दूसरा तरीका ये है, एक्रूड एक्सपेंस में आप बच्चों ने ये याद रखना है, एक्रूड एक्सपेंस में ये याद रखना है कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, तो एक्सपेंस ने डेबिट वाली जगह मान ली, अब क्रेडिट वाली जगह खाली है, क्रेडिट वाली जगह खाली है। तो कौन सी चीज है जो क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट और लाइबिलिटी का मुकाबला कराए तो क्रेडिट वाली जगह पर कौन सी चीज जाकर बैठ सकती है? एसेट तो क्रेडिट पे बैठेगा ही नहीं, लाइबिलिटी बैठेगी। इसका मतलब है एक्रूड एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी है। एक्रूड इनकम में इनकम को रिकॉर्ड करना है, एक्रूड इनकम में इनकम को क्रेडिट करना है, तो अब डेबिट वाली जगह खाली है, तो एसेट और लाइबिलिटी का मुकाबला कराए तो डेबिट पे लाइबिलिटी तो आ ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती, तो क्या आना है, एसेट आना है। कितना कितना आसान है इसको याद रखना। ठीक है, तो बहरहाल ये एंट्रीज आपने याद रखनी है, एक्रूड एक्सपेंस की और एक्रूड इनकम की। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। अब इस पे सवाल करते हैं डायरेक्ट। अक्रूड इनकम कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आपने एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस पे मेहनत करके समझ नहीं है ना, तो एक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाता है। बाकी इस पे इतनी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए। अब हम एक्रूड इनकम कर रहे हैं, ठीक है, एक्रूड इनकम के क्वेश्चंस आएंगे अब। अच्छा, एक्रूड इनकम में ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर एक्स रेंट आउट पार्ट्स ऑफ हिज प्रेमिसेस ऑन एन ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 150,000। मिस्टर एक्स रुपीज ईयरली रेंट कितना है, 150,000। मिस्टर एक्स ने अपने प्रेमिसेस रेंट पे दिए, मतलब मिस्टर एक्स ने अब अपनी बिल्डिंग किराए पे दी, ली नहीं है, दी है। तो 150,000 पर ईयर रेंट है। मिस्टर एक्स रिसीव्ड 130,000, 130,000 का रेंट उन्हें क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया फ्रॉम टेनेंट, एंड रिमेनिंग पेमेंट विल बी मेड इन 2020। और बाकी किराएदार बाकी पैसे का पे करेगा 2020 में। तो 2019 पे अगर देखें 31 दिसंबर 19 तक, तो 130,000 रिसीव हो गया 150 में से, और 20,000, 150 माइनस 130,000, 20,000 आपके पास क्या रह गया, रिसीवेबल रह गया, रिसीवेबल रह गया। 130,000 रिसीव, 20,000 रिसीवेबल, जो रिसीव हो जाएगा। इसकी तो एंट्री आपने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ी है। इनकम रिकॉर्ड करेंगे 130,000 से क्रेडिट, और 130,000 से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कैश या बैंक। ठीक है जी, वन चैप्टर नंबर वन में हमने पढ़ा था कि इनकम जब आपको रिसीव होती है तो कैश या बैंक डेबिट होता है, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जो इनकम रिसीवेबल है, जो रिसीवेबल है उसके क्या करेंगे, उसको भी, क्योंकि रिसीवेबल है, इनकम तो अर्न हो गई है, ये इनकम अर्न है, इसलिए हम इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। इनकम, ये जो रिसीवेबल वाली इनकम है, अगर देखें तो ये अर्न तो है ना, इसलिए रिकॉर्ड कर देंगे 130,000, कितना, सॉरी, 20,000। और ये अर्न है मगर नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसका क्या बनाएंगे, रिसीवेबल एसेट बनाएंगे, या हम एक्रूड इनकम एसेट बनाएंगे। दोनों नाम इसके ठीक है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। या हम इसको अदर रिसीवेबल कह सकते हैं, या हम इसको एक्रूड इनकम एसेट कह सकते हैं, और वो 20,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन? चलिए, वेरी गुड।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 तो इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 तो इंतहाई आसान है। Mr. W received interest of rupees 10,000 on bank deposit for the month of December on 3rd January 2020. दिसंबर 19 का रेंट था, बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना था उनको, 10,000 का बैंक डिपॉजिट पे रिसीव करना था, मगर मिला कब जाके 2020 में। एबीसी लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर 2019। तो 2019 के अंदर 2019 के अंदर ये 10,000 क्या रह गया, ये अर्न था मगर रिसीव्ड नहीं हुआ। क्योंकि देखो ना, उन्होंने लिखा हुआ मंथ ऑफ दिसंबर का रेंट था, तो इसका मतलब है दिसंबर में अर्न हो गया, मगर रिसीव कब जाके हुआ, 2020 में। तो 2019 में 10,000 अर्न हो गया, रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसी चीज जो अर्न कर ली हो, रिसीव ना हुई हो, उसे क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। क्या एंट्री पास करेंगे, एक्रूड इनकम या अदर रिसीवेबल, ये दोनों क्या हैं, एसेट हैं। ये डेबिट हो जाएंगे 10,000 से, और 10,000 से ये 2019 में एंट्री कर रहे हैं, उन्होंने 2019 की एंट्री करने के को कहा है। और 10,000 से हम क्या करेंगे, हम इनकम को क्रेडिट कर लेंगे। इनकम भी रिकॉर्ड हो गई और एक्रूड इनकम भी हमने डेबिट करके रिकॉर्ड कर लिया। सो ये अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते जाओ कितने आसान है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जुगनू डेवलपर्स has 31st December year end. It rent out its building on 1st June 2019. जुगनू डेवलपर्स का ईयर एंड है 31 दिसंबर ईयर। उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी 1 जून 19। अच्छा, ये क्वेश्चंस ना टाइमलाइन बनाकर ही होंगे, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने डाटा पढ़ना और टाइमलाइन बना देनी। ईयर एंड है 31 दिसंबर 19, इसका मतलब है स्टार्ट होगा 1 जनवरी 19 पे। तो खैर, जुगनू डेवलपर का 31 दिसंबर ईयर एंड है, उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी 1 जून 19 पे। 1 जून 19 पे बिल्डिंग ऑन रेंट दे दी। रेंट इज पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स इन एरियर्स। ये बात समझ आती है आपको, रेंट इज पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स इन एरियर्स। थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशंस के लिए गैप हो। रेंट इज पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स इन एरियर्स का मतलब ये है कि हर 3 महीने बाद रेंट पे होगा। यानी कि 3 मंथ्स इन एरियर्स का मतलब है जून, 1 जून को लिया ना, तो जून जुलाई अगस्त का रेंट 31 अगस्त को एक पेमेंट होगी। तो एरियर्स का मतलब होता है पिछले सालों का रेंट, पिछले महीनों का रेंट पे होगा। और वो उन्होंने बताया कितने पैसे पे हो जाएंगे, 9,500।
मतलब हमें रिसीव होंगे पैसे। फिर उसके बाद आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 30 नवंबर को दोबारा से पैसे पेमेंट होगी, और उस पेमेंट में कितने पैसे पे हो जाएंगे, 9500। फिर आएगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और फिर फरवरी के एंड पे उन्होंने कहा नेक्स्ट रिसीट एट द एंड ऑफ फरवरी 20 एक्सपेक्टेड टू बी 10,200। फरवरी के एंड पे फिर पेमेंट होगी कितनी, 10,200। मगर बात नोट करने की है कि 31 दिसंबर 2019 को हमारा यहाँ पर ईयर एंड हो जाएगा। तो हमने अपने करंट ईयर के हिसाब से देखना है कि हमारे पास करंट ईयर में कोई इनकम वगैरह तो नहीं आ रही, कोई आ तो नहीं रही। देखो जरा, कोई किसी किसी महीने की एक्रूड इनकम बन रही है, कोई ऐसी इनकम है जो किसी महीने में रिसीव होनी हो और रिसीव ना हुई हो 31 दिसंबर तक। कोई ऐसे महीने हैं जिनकी इनकम मिलनी हो और ना रिसीव हुई हो। दिसंबर इनकम, वेरी गुड। तो नवंबर तक की तो पिछली सारी इनकम रिसीव हो गई हुई है। ये जो दिसंबर का मंथ है आपका, इसके दिसंबर, जनवरी, फरवरी की इनकम मिलनी है फरवरी के एंड पे, मगर 31 दिसंबर 2019 को हमारा तो ईयर एंड हो गया। तो 31 दिसंबर 2019 के एतबार से दिसंबर की इनकम जो है वो अर्नड हो गई है, मगर रिसीव नहीं हुई। अर्न तो कर ली है मगर रिसीव नहीं की। दिसंबर 19 के इनकम दिसंबर 19 में अर्न हो गई, मगर दिसंबर 19 में रिसीव नहीं हुई। आ रही है यहाँ तक बात समझ? अच्छा, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज पास करूं तो कैसे होगी? 31 अगस्त को पेमेंट हुई है 9500, कैश या बैंक में हमारे पास 9500 डेबिट हुआ होगा, और इनकम हम क्रेडिट कर देंगे 9500। अकाउंट मांगा है आपसे, मगर मैं आपको चलो पहले एंट्रीज कराता हूँ फिर अकाउंट बनवाता हूँ। फिर उसके बाद 30 नवंबर आया, उसमें भी कैश या बैंक 9500 से डेबिट, और इनकम हम क्रेडिट कर देंगे 9500 से। और फिर दिसंबर का मंथ है जिसकी एंट्री पास नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर को ये तीनों एंट्रीज कब हो रही है, 2019 में। दो पेमेंट्स की और एक एक्रूवल की है। 31 दिसंबर को हम दिसंबर की इनकम तो रिकॉर्ड करेंगे, इनकम ऑफ दिसंबर रिकॉर्ड करेंगे। वो दिसंबर की इनकम कितनी आएगी, देखो दिसंबर की इनकम कितनी आएगी, 1 मंथ की। 1 मंथ की कितनी इनकम होगी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन तीनों महीनों के पैसे मिलेंगे 10,200। तो पर मंथ कितने पैसे होंगे, 10,200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने कल कैलकुलेशंस करना सीखी है। 10,200 3 महीनों का मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3,400। तो ये जो 3,400 है, ये हम दिसंबर की इनकम भी 3,400 रिकॉर्ड करेंगे। और 3,400 क्योंकि कैश बैंक में रिसीव नहीं हुआ तो ये आपका क्या है, अदर रिसीवेबल, या आप इसको एक्रूड इनकम एसेट बोल लो, वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? चलें, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इनकम का अकाउंट बनाते हैं। इनकम का अकाउंट बनाते हैं, इनकम का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी। ज्यादा नीचे चला गया, ये तो चाहिए ना हमें डाटा। ये डाटा देखो, और इस डाटा को देख के अगर हमें इनकम का अकाउंट बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ये एंट्रीज है। यहाँ पे भी सिंगल अकाउंट बनता है, याद रखना। जैसे एक्सपेंस में सिंगल अकाउंट सिस्टम था ना, इनकम में भी सिंगल अकाउंट सिस्टम है। मैं बताता हूँ कैसे। कैश है बैंक, डेबिट, इनकम क्रेडिट। आपको पता है ना, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब कम होती है तो डेबिट होती है।
तो इनकम क्रेडिट होगी 9500 से, ऑपोजिट अकाउंट आ गया कैश या बैंक। उसके बाद कैश या बैंक दोबारा से डेबिट हुआ और इनकम क्रेडिट हुई है 9500, तो हमें ये दूसरी एंट्री भी पोस्ट कर ली। हमने ये पहली और दूसरी एंट्री पोस्ट करी। लास्ट है जी एक्रूड इनकम की 31 दिसंबर वाली, इसको भी पोस्ट कर लेते हैं। इनकम क्रेडिट 3400 से, ऑपोजिट अकाउंट एक्रूड इनकम एसेट। ठीक है, इनकम क्रेडिट होगी। पहले इनकम को क्लोज करना है। 9500 9500 3400 क्या आता है, क्या आता है? 22,400। 22,400, ये 22,400 क्या है? ये 22,400 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम है, ऐसे ही है। मगर इसको हम कहते हैं क्या है? SOCI। इस 22,400 को हम क्या कहते हैं? SOCI। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। और एक्रूड इनकम एसेट का अलग से अकाउंट बनाने की बजाय, देखो ये इनकम कहाँ लिखी जाएगी? ये इनकम SOCI ट्रायल बैलेंस में जाएगी। ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे इनकम कितनी? 22,400। फिर हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में एक्रूड इनकम भी तो एग्जिस्ट करती है। एक्रूड इनकम एसेट एग्जिस्ट करता है। एक्रूड इनकम एसेट का तो हमने अकाउंट बनाया नहीं, तो अब हमें एक्रूड इनकम एसेट का कितना डेबिट बैलेंस आना है कैसे पता चलेगा? अगर हमने एक्रूड इनकम एसेट का अकाउंट ही ना बनाए तो कैसे पता चलेगा? तब भी पता चल रहा है ना 3400 एक्रूड इनकम का बैलेंस है। कैसे? इनकम के अकाउंट में शो हो रहा होता है 3400। तो हम अलग से अकाउंट नहीं बनाते, हम ऐसे कह देते हैं कि भाई एक्रूड इनकम है कितनी? 3400। अब कोई बंदा आके पूछ सकता है कि भाई चलो इनकम की तो समझ आती है कि ये आपने बैलेंस शो किया हुआ था तो ये आपने बैलेंस लिख दिया, 3400 कहाँ से आया? अब उसको क्या पता, हमने शॉर्टकट लगाया, हमें इनकम का अकाउंट देख के पता चल रहा है कि भाई 3400 है। तो हम इसलिए लोगों के लिए इंफॉर्मेशन पर्पजेस के लिए एक्रूड इनकम एसेट्स के साथ क्या लिख देंगे? बैलेंस कैरेट डाउन। इनकम के साथ क्यों नहीं बैलेंस कैरी डाउन लिखा? क्योंकि वो इनकम के बैलेंस के साथ बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह के बैलेंसेस के साथ बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंसेस को बैलेंस कैरी डाउन नहीं कहते। तो हम पढ़ चुके हैं परसों की क्लास में, परसों नहीं बल्कि पिछले से सैटरडे की क्लास में हमने पढ़ा। तो अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, इसलिए हम साथ बैलेंस कैरी डाउन लिख देते हैं, यानी कि ये बैलेंस इधर आ गया, ये बैलेंस इधर आ गया ट्रायल बैलेंस में। फर्दर आगे कहाँ जाएगा? जब SOCI बनाई जाएगी तो इनकम्स लिखी जाएंगी 22,400। और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाएगी तो वहां पे जब हम करंट एसेट्स लिखेंगे, वहां पे हम लिख देंगे एक्रूड इनकम कितनी? 3400। तो ये फिर आगे फर्दर इस तरह ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये जो हमने सवाल किया है और हमने ये फ्लो समझा है सारा, ये आपको इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देख लो, ध्यान से इसको देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने पढ़ना है प्रीपेड इनकम।
अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस क्लियर है तो प्रीपेड इनकम भी आता है, अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस क्लियर नहीं है तो प्रीपेड इनकम भी समझ नहीं आएगा। इतनी आसान बात है ये, सिंपल, इतनी सिंपल बात। तो मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंस रिवाइज करा देता हूँ क्या होता था प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी करंट तो नहीं, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, यही बात हुई थी। नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पीरियड का एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिया, इसको क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस अगर आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिया तो इसको हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। हमने एक और बात की थी, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है। एग्री करते हैं आप इस बात पे? आप इस बात पे एग्री करते हैं? ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। और आप कहते थे प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस। चलो एक्सपेंस नहीं है, पेमेंट हुई है, पेमेंट क्रेडिट हो गई है, बात मान लेते हैं बात आपकी कि एक्सपेंस नहीं है, तो फिर क्या चीज है भाई? भाई प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, करंट एसेट होता है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है। तो हमने कल एक बात याद रखी थी, इज एन एसेट ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये मैंने कल नहीं बात लिख पाई थी, मगर आज मैं आपको ये बात लिख पा रहा हूँ क्योंकि अब ये रेलिवेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात ये सब बच्चों को कॉन्सेप्चुअली समझ आती है ना ये बात। अब आते हैं हम प्रीपेड इनकम लिखते हैं, आप खुद बना सकते हैं। इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड रिसीव्ड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड रिसीव्ड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। प्रीपेड इनकम क्या होता है? इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड रिसीव्ड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। अगले साल की अकाउंटिंग पीरियड की इनकम आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो जाए, रिसीव हो जाए। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता था? एक्सपेंस आपका रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड होता, सॉरी पेड होता है, इनकर्ड नहीं होता। ये एक्सपेंस पेड होता है, इनकर्ड नहीं होता। ठीक है, और प्रीपेड इनकम के बारे में भी यही है, प्रीपेड इनकम इज नॉट एन इनकम, नोट करते जाया करें साथ साथ, ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। प्रीपेड इनकम करंट अकाउंटिंग पीरियड की इनकम नहीं है। क्या है? प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम इज एन डैश ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। आपके पास एक बंदे ने पैसे दिए जिसके अगेंस्ट आपने उसको सर्विस नहीं दी,
आप पे एक जिम्मेदारी आती है कि आपने उसको फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करनी। हिंट दे दी है, ये डैश के अंदर क्या आना है ये आपने बताना मुझे। यानी कि ये इनकम आपको रिसीव हो जाती है, रिसीव हो जाती है, मगर आपने अर्न नहीं की होती। यार कमाल नहीं हो गया? तो तुम लोगों को इतनी आसानी से समझ आ गई ये बात। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। प्रीपेड इनकम इज, एन नहीं आएगा यहाँ पे। प्रीपेड इनकम इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? एक बंदे ने आपको एडवांस में पैसे दिए, अगले साल के पैसे एडवांस में दे दिए, आपने तो अभी उसको सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की। तो आप पे एक जिम्मेदारी है कि आपने फ्यूचर में उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो प्रीपेड इनकम, इनकम नहीं होगी तो क्रेडिट किस चीज को करेंगे अगर इनकम को नहीं करना क्रेडिट? तो भाई प्रीपेड इनकम क्या होती है हमारे पास? लाइबिलिटी होती है करंट अकाउंटिंग पीरियड की। समझ आ रही है बात? एंट्रीज यहाँ पे दो समझनी है। यहाँ पर मैंने आपको दो एंट्रीज बताई थी। जब एक्सपेंस पे करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, तो पेमेंट की एंट्री तो यही होती थी, एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। उसके बाद आप क्या करते हो? प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करते थे। आप क्या करते थे? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस में से माइनस करते थे अमाउंट, और डेबिट क्या कर देते थे? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, इसको रिकॉर्ड करते थे। तो प्रीपेड एक्सपेंस में असल में हम क्या कर रहे हैं? प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं हम? असल में ये एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सपेंस टू एसेट। हम एक्सपेंस को एसेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सपेंस टू एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है? बेसिकली एक्सपेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट में। वी आर ट्रांसफरिंग एक्सपेंस टू एसेट। ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग एक्सपेंस टू एसेट अकाउंट। अब कॉमन चीज है भाई, मैंने अगर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, तो वो जिस जगह से ट्रांसफर हो रही है उस जगह को माइनस करना पड़ेगा, और जिस जगह पर ट्रांसफर हो रही है उस जगह को प्लस करना पड़ेगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। तो इसको जब आपने एक प्रीपेड एक्सपेंस पे किया था तो आपने इसको क्या करते हो? आप इसको एक्सपेंस बना देते हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस के पोर्शन को, प्रीपेड एक्सपेंस के पोर्शन को एक्सपेंस से ट्रांसफर करना पड़ेगा किधर? एसेट के अकाउंट में। तो प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो? कॉमन सेंस की बात है, आप एक्सपेंस को ट्रांसफर कर रहे होते हो एसेट के अकाउंट में। तो जिस चीज को जिस जगह से ट्रांसफर कर रहे हो वो जगह माइनस हो रही होगी, और जिस जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो वो जगह क्या हो रही होगी? प्लस हो रही होगी। कॉमन सेंस है ना? तो आप ऐसे समझने कि भाई एक एक्सपेंस का कंटेनर है और एक एसेट का कंटेनर है। तो प्रीपेड एक्सपेंस को आपने क्या करना है? एक्सपेंस से एसेट में ट्रांसफर करना है। तो एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा और एसेट को प्लस करना पड़ेगा। इतनी सिंपल बात है। समझ आती है बात? ये समझ आती है बात? प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, से समझ आ जाती है। अब आते हैं यहाँ पर प्रीपेड इनकम की बात करते हैं। प्रीपेड इनकम में भी ऐसी है। आपको जब इनकम रिसीव होती है, इनकम पेड नहीं होती, ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं, लिखना आना, इनकम पेड ही नहीं होती, इनकम क्या होती है? रिसीव होती है। जब इनकम रिसीव हुई होगी ना, तो एंट्री ये होगी, कैश या बैंक डेबिट, और क्रेडिट करेंगे हम इनकम। थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये तो अगले साल की इनकम थी, इसको तो करंट ईयर की इनकम होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी प्रीपेड इनकम की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे हमें प्रीपेड इनकम की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या होगी? इनकम माइनस करनी है। इनकम कम होगी तो डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर करना है ना। और क्रेडिट क्या करें? प्रीपेड इनकम इज नॉट एन इनकम, प्रीपेड इनकम इज अ
लाइबिलिटी, प्रीपेड इनकम इज अ लाइबिलिटी, तो प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ट्रांसफरिंग, यहाँ पर आपने ट्रांसफरिंग इनकम टू लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम को आपने लाइबिलिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इनकम के अकाउंट में पड़ी हुई थी प्रीपेड इनकम, जब आपने पेमेंट रिकॉर्ड एक्सपेंस, जब आपने ये पे की थी तो आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दी, इनकम में। अब आपको क्या करना है, इनकम से कहाँ ट्रांसफर करना है, ये एडजस्टमेंट है ना प्रीपेड इनकम की, इनकम को कहाँ ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटी के अकाउंट में। कॉमन सेंस है, इनकम के अकाउंट को अब कम करना है, लाइबिलिटी के अकाउंट को ज्यादा करना है। तो प्रीपेमेंट्स में क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं, प्रीपेमेंट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। एक्रूवल्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूवल्स में इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रीपेमेंट्स में इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है। ये बात, चलो इसको बाद में करते हैं दोबारा से। तो आपको ये प्रीपेड की समझ आई है, प्रीपेमेंट की समझ आई है सबको। चले क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, Mr. T received advance rent from its tenant of rupees 300,000 on 31st December 2019 in respect of office rent of 2020. मिस्टर टी को एडवांस रेंट मिला अपने किराएदार से 300,000 का 31 दिसंबर 19 पे। हालांकि ये 31 दिसंबर 19 को रिसीव हो रहा है, मगर ये 31 दिसंबर 19 2019 की इनकम नहीं है, क्योंकि ये 2020 का ऑफिस रेंट आपको 2019 में रिसीव हो रहा है। Mr. T has an accounting year end of 31st December 2019 passed necessary journal entries for the year 2019 and 2020। necessary journal entries पास करें 2019 और 2020, बहुत आसान है, देखो तो सही। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले इनकम रिसीव्ड की एंट्री रिकॉर्ड होगी। इनकम रिसीव्ड की एंट्री वही वाली जैसे है कि आप क्या करोगे, इनकम को डेबिट करोगे और कैश या बैंक को, क्या हो गया मुझे, इनकम रिसीव होगी ना तो कैश या बैंक डेबिट होगा। रिसीव होने का मतलब है आई है, मिली है, रिसीट हुई है। कैश या बैंक 300,000 से डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया 300,000 से आपका इनकम का अकाउंट। हालांकि ये इनकम जो है ये फॉर द ईयर की नहीं है, ठीक है, तो इसको तो नहीं आना चाहिए इनकम में, मगर आप बस फर्ज कर लो कि जो इनकम रिसीव्ड है ना इसकी एंट्री फिक्स है, इसकी एंट्री फिक्स है। बाद में आपको प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको प्रीपेड इनकम की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, ट्रांसफर करनी है इनकम टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब आप कहते हैं सर हमें याद नहीं रहेगा कि इनकम को लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है तो या एसेट में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर इनकम कहाँ करना है, लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है या एसेट में ट्रांसफर करना है, सर हमें ये याद नहीं रहेगा। तो शॉर्टकट बता दूं, अगर इनकम को ट्रांसफर करना है तो इनकम माइनस होनी है, और जिस जगह ट्रांसफर करना है वो जगह ऐड होनी है। अगर अगर इनकम को ट्रांसफर करना है तो इनकम माइनस होनी है, और जिस जगह ट्रांसफर होना है हमें नहीं पता वो एसेट है लाइबिलिटी है, लेट्स सपोज हमें नहीं याद रहता, तो वो जगह तो प्लस होनी है ना, इतनी बात तो याद रहती है। अब इनकम अगर माइनस होगी तो वो डेबिट होती है, और जिस जगह पे उसको ट्रांसफर करना है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब अगर एसेट और लाइबिलिटी का मुकाबला कराएं तो क्रेडिट वाली जगह पर एसेट तो बैठ ही नहीं सकता, तो क्रेडिट वाली जगह पे क्या आएगी, लाइबिलिटी आएगी। तो कितनी आसानी से याद रहता है। इसको मैं एंड पे दोबारा बताऊंगा आप लोगों को ये टेक्निक, ताकि आप लोगों के साथ, आप लोगों को कभी इनकी एंट्रीज में कंफ्यूजन ना आए। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ना ना बताऊं तो मुझे याद कराने के सर आपने वो टेक्निक बतानी है कि फिर एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट्स आपस में मिक्स ना हो।
तो अभी बार जो सीख रहे हो बस उस पर गौर करो। अच्छा, तो प्रीपेड इनकम की एंट्री अब ये होगी कि इनकम को तो डेबिट करेंगे, माइनस करना है ऑब्वियसली, इनकम माइनस होती है तो डेबिट होती है। तो इनकम को डेबिट करेंगे 300,000 से, ये इसको इनकम से बाहर निकालेंगे, प्रीपेड इनकम की एडजस्टमेंट करेंगे तो। और प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे 300,000 से। ये लो। बच्चों वाले सवाल, बच्चों वाले सवाल। अच्छा जी। Mr. S received advance rent from its tenant of rupees 120,000। मिस्टर एस को एडवांस रेंट मिला अपने किराएदार से कितना, 120,000 का, ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एडवांस रेंट मिला है अपने किराएदार से 120,000 1 सितंबर 19 को फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। मिस्टर एस, अच्छा 20 की भी एंट्रीज लिखी है, इसको छोड़ दें। जिंदगी अपनी आसान करने से छोड़ दें अभी के लिए। मिस्टर एस एज एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2019। मिस्टर एस का अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर 19। क्या एंट्रीज पास होंगी? 1 जनवरी 19 को ईयर स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर 19 को ईयर एंड होता है। 1 सितंबर 19 को 1 सितंबर 19 को रेंट मिला है नेक्स्ट 12 मंथ्स का, थोड़ा आगे। 1 सितंबर 19 को 12 मंथ्स का मिला है, तो 1 सितंबर 19 से 1 सितंबर 20 तक का रिसीव हुआ है। तो आपको खैर रिसीव कितना हुआ है? आपने रिसीव किया है 120,000। मगर ये 120,000 जो है ये आपको मिला 1 सितंबर 19 से 1 सितंबर 20 तक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो अगला सारा एरिया है, कितने मंथ्स बनते हैं, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बनते हैं। ये आपका प्रीपेड है ना, ये प्रीपेड पोर्शन है। एग्री करते हैं इस पे? ये प्रीपेड पोर्शन है 2020 का, यानी कि 8 मंथ्स का जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो प्री पेमेंट है। वेरी गुड। ये कल मैंने कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाया था। 120,000 टोटल है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। 8,000 की प्री पेमेंट शामिल है। जो 120 रिसीव हो रहा है ना, इसमें से 8,000 की इनकम ऐसी है जो अगले साल की आपको रिसीव हुई। अब एंट्री कैसे करते हैं? एंट्री कैसे करते हैं? एंट्री देखो, इनकम रिसीव्ड की एंट्री है। सर ये 80 आएगा, 80,000। 80, ओ हाँ सॉरी, 80,000। एक इनकम रिसीव्ड की एंट्री होगी, एक होगी इनकम रिसीव्ड की एंट्री के कैश या बैंक डेबिट 120,000, और इनकम 120,000 से क्रेडिट। और एक होगी फिर प्रीपेड इनकम की एडजस्टमेंट। प्रीपेड इनकम में क्या करना होता है? ट्रांसफर करनी होती है, ट्रांसफर करनी है इनकम। तो इनकम को तो माइनस करना है, टू
अगली चीज ऐड होनी है, इनकम माइनस होनी है, अगली चीज प्लस होनी है। अगर एक चीज डेबिट हो गई तो अगली चीज क्रेडिट, तो कौन सी चीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो इसको ट्रांसफर करना है इनकम टू लाइबिलिटी, इनकम को लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है, तो इनकम को डेबिट करेंगे 80,000, क्योंकि 80,000 प्रीपेमेंट है, इनकम में से निकालेंगे और 80,000 को हम प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चले जी, अब आता है इसका अकाउंट, अब आता है इसका अकाउंट। इनकम रिसीव्ड हो रही है कैश या बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो कैश या बैंक डेबिट हो गया, इनकम हो गई क्रेडिट 120,000 से। ऑपोजिट अकाउंट कैश या बैंक। कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछेंगे सर कैश या बैंक क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? भाई कैश या बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा, ठीक है, इनकम क्रेडिट हो रही है, इनकम क्रेडिट हो रही है। कैश या बैंक तो ऑपोजिट अकाउंट है, ये हमने बात पढ़ी हुई है, ये अक्सर औकात बच्चे दोबारा से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना अपने अंदर आने देना, कैश या बैंक तो ऑपोजिट अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद प्रीपेड इनकम, इनकम माइनस होनी है, इनकम में डेबिट होना है 80,000, ऑपोजिट अकाउंट आ जाएगा प्रीपेड इनकम। ठीक है जी। तो अब अगर हम इनकम का बैलेंस निकालें तो 120,000, 120,000, और यहाँ पर आपके पास 120,000 में से 80,000 माइनस कर दो, तो आपके पास कितनी आएगी इनकम फॉर द ईयर, जिसको आप एसओसीआई कहोगे? ये आपके पास आएगी 40,000। वेरी गुड। ये 40,000 क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस। अब ये अकाउंट दो बैलेंस शो करेगा, इस प्रीपेड इनकम को ही हम क्या कह देंगे, बैलेंस कैरेड डाउन। तो ये जो 80,000 है ये क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, और ये जो एसओसीआई आ रहा है आपका, ये जो एसओसीआई आ रहा है ये भी आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये वाला अकाउंट भी क्या कर रहा है, दो क्लोजिंग बैलेंसेस शो करेगा। एक, दोनों ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस से होते होते एसओसीआई में जाएंगे, 40,000 इनकम में जाएगा, और एसओएफपी में प्रीपेड इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में हम लिखेंगे प्रीपेड इनकम। इंशाल्लाह जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक आएगा ना, तो हम ये एक्चुअली में पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के भी एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए बस एक्सट्रैक्ट से गुजारा कर लो। इसमें एसओएफपी में करंट लाइबिलिटी प्रीपेड इनकम 80,000 क्रेडिट हो रही है। सर जी जी। सर यहाँ पे मतलब प्रीपेड इनकम में क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं है ना? क्या है ये, क्या है ये? अगर बैलेंस कैरी डाउन नहीं है तो क्या है? सर क्लोजिंग बैलेंस जैसे हम कहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर में नहीं जाता, मतलब प्रीपेड इनकम इनकम का। लाइबिलिटी तो जाएगी ना। प्रीपेड इनकम इज नॉट एन इनकम, प्रीपेड इनकम इज अ लाइबिलिटी। यस सर। तो ये 80,000 की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस तो अगले साल में जाएगा ना।
उसके साथ तो बैलेंस कैरी डाउन ही लिखना पड़ेगा। क्या सर कंफ्यूजन? उससे तो हम उस अकाउंट में मतलब उसका बैलेंस तो उसके अकाउंट में होना चाहिए ना, प्रीपेड इनकम लायबिलिटी के अकाउंट में। मतलब आप कह रहे हो कि ऐसे हम प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी का अकाउंट बनाएं, यहाँ 80,000 आ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट करें 80,000, ठीक है, ऑपोजिट अकाउंट इनकम लिखें, बाद में इस 80,000 को बैलेंस कैरी डाउन बनाएं और फिर इसको लेके जाएं करंट लाइबिलिटी में, आप ये कह रही हैं ऐसे करने? यस सर। तो ये सिंगल अकाउंट सिस्टम आपको सिखा रहा हूँ ना। सिंगल अकाउंट सिस्टम जब फॉलो होते हैं तो एक तीर से दो निशाने लगाए जाते हैं। एक ही अकाउंट में इनकम भी रिकॉर्ड कर ली जाएगी और प्रीपेड इनकम भी रिकॉर्ड की जाएगी, लाइबिलिटी का अलग से अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। यहाँ जो 80,000 आ रहा होगा उसी को प्रीपेड इनकम का बैलेंस कैरी डाउन कह दिया जाएगा। जी सर। जी सर, मुझे ये तो आपकी बात की बिल्कुल समझ है। प्रीपेड इनकम लायबिलिटी का हम अकाउंट में बनाते हैं, वहां से ही हम शो कर लेते हैं कि इसका अकाउंट का बैलेंस 80,000 ही होगा या फिर जी जी जो अमाउंट होगी। जी जी। लेकिन सर हम यहाँ पे मतलब इसी बात की कंफ्यूजन थी कि ये हम इनकम में लिख के और उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख रहे हैं। हो गया सर बस। क्लियर हुई है कंफ्यूजन? जी सर। चलो ठीक है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ना मैं तुम लोगों को एक बड़ी आसान चीज करवाता हूँ, मैं आपको इनके फॉर्मेट्स ना लिखवा दूँ ताकि आप लोगों को मसले खत्म हो। और अक्सर औकात टीचर्स इसी तरह करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी है, अब एग्जाम के लिए ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी याद कर लो। आपको ना कुछ चीजें याद रखनी है। एक एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना है, एक इनकम के अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। आपको ये बात याद है एक्सपेंस का जो अकाउंट इधर बनता है ना सिंगल अकाउंट सिस्टम, ये एक्सपेंस का अकाउंट भी हो सकता है, प्लस ये आपको एसेट का बैलेंस भी देगा, प्लस ये आपको लाइबिलिटी का बैलेंस भी देगा। इनकम का जो अकाउंट यहाँ पे चैप्टर में बना होता है ना, ये आपको इनकम का बैलेंस भी दे सकता है, प्लस आपको ये एसेट का बैलेंस भी दे सकता है, प्लस आपको ये लाइबिलिटी का बैलेंस भी दे सकता है। ये बात आपको क्लिक करती है? अभी हमने ऐसे की है। तो सिंगल अकाउंट सिस्टम का मतलब ही होता है कि एक अकाउंट लेके उससे मल्टीपल बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करना। तो हमेशा आपने ना इसका फॉर्मेट याद रखना, हमेशा ऐसे बनेगा आपके ये वो कह लो कि करियर के एंड तक जो आखिरी अकाउंटिंग भी आप सीए में पढ़ोगे ना उसमें भी ऐसे ही बनेगा। एक बात याद रखना कि ये मैं फॉर्मेट बनाता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है। तो एक्रूड एक्सपेंस बैलेंस बॉट डाउन इधर आएगा और एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस कैरी डाउन इस साइड पे आएगा। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस बॉट डाउन, बैलेंस बॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट होता है। और प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस कैरी डाउन इधर है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट। एक्सपेंस फॉर द ईयर जितना भी पे होगा उससे एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो वो इधर आएगा और ऑपोजिट अकाउंट कैश या बैंक से पे हुआ होगा। और यहाँ पर एक चीज आएगी एसओसीआई, जो कि क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस होगा। ये एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट है जो हम याद कर लेते हैं। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है इसको छोड़ दो, बैलेंस कैरी डाउन पता है ना, बस इन चीजों पे फोकस करो अभी। ये चार चीजें समझ आती हैं और ये हमेशा ऐसे ही होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ दो। अब इनकम पे आते हैं।
देखो अकाउंटिंग में मास्टर करने का तरीका ये होता है कि थोड़ा रटा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा रटा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे करते करते चलते हुए ना, रट्टा नहीं मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ ली, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का सहारा ले लिया। कोई भी चीज अगर आप कहो ना कि पहली दफा ही आप सीख रहे हो और वो परफेक्ट हो जाए, कि आपको कॉन्सेप्ट भी 100% आ जाए, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी 100% याद रह जाए, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वीक होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस चीज को कवर कर लेगी। कभी कभार आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख ली होती है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो आप एग्जाम में काम कर लोगे और ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग की टेक्निक है। तो इसको आपने मतलब ये बस ऐसे ही है, ये हमेशा से ऐसे ही है, हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ऐसे ही होता था। तो थोड़ा रटा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ ही काम चलाना पड़ता है। अभी बॉट डाउन को छोड़ दो, उसके अलावा तो मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंडिंग वाइज भी क्लियर होना चाहिए। जो मैंने इनकम फॉर द ईयर जो होती है, आप कह लो प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है, उसका बैलेंस बॉट डाउन इधर आएगा और प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी का बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस बॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एसेट होता है, बैलेंस बॉट डाउन इधर आएगा और एक्रूड इनकम एसेट का बैलेंस कैरी डाउन इस साइड पे आएगा। इनकम जो रिसीव होती है कैश या बैंक डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है। तो कैश या बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा, कैश या बैंक डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी, ये ऑपोजिट अकाउंट है कैश या बैंक। और फॉर द ईयर इनकम जो आएगी ना, वो आप सारे अकाउंट को टोटल करोगे तो इस साइड पे एसओसीआई में लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं जो टिक कर रहा हूँ, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है। हमने अभी अकाउंट्स भी बनाए, हमने सारी चीजें सीखी हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, जो मैंने अकाउंट्स टिक कर दिए हैं कि भाई ये फिगर्स कैसे आएंगी और ये क्यों इस साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, इनकम के डेबिट साइड पे क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्रेडिट साइड पे क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर इनको बस एक दफा, सर जी जी सर हम कहते हैं कि ये जो इनकम होती है और एक्सपेंस होता है और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं, एक्सपेंस होता है और इनकम होती है, वो हम जी नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाते, तो फिर जी सर जी हम ब्रोड डाउन क्यों, मतलब इसको किस तरह लेके जाते हैं? ब्रोड डाउन का यही मतलब होता है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो एक मैं बताता हूँ बात, एक हुआ इनकम, एक है प्रीपेड इनकम और एक है एक्रूड इनकम। ठीक है जी, यस जो सर। इनकम है ये इनकम है, जो प्रीपेड इनकम है ये वह लाइबिलिटी है, और एक्रूड इनकम क्या है, एसेट। एसेट है। इनकम इनकम है, प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी है, एक्रूड इनकम क्या है, एसेट। तो प्रीपेड इनकम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जानी चाहिए, रीपेड इनकम, यस। एक्रूड इनकम जानी चाहिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, यस। यानी कि इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन होने चाहिए। यस सर। तो मैंने इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे हैं, एसओसीआई का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा ही नहीं है, एसओसीआई के साथ इस अकाउंट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। ये जो दो आपको एसओसीआई नजर आ रहे हैं ना, एक इन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस है, ओपनिंग बैलेंसेस नजर ही नहीं आ रहे। मगर अभी तो मैं आप लोगों को ओपनिंग बैलेंसेस पे लेके ही नहीं जा रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने हाईलाइट किए ना बैलेंसेस, ये डेबिट पे क्यों आ रहे हैं, क्रेडिट पे क्यों आ रहे हैं, इस पे अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करो कि ये बात आपको समझ आती है। अगर आपने मेरे साथ पिछले सारे क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने अभी आपको कराए जी हैं, तो सर। ये जो मैंने येलो हाईलाइटेड फिगर्स हैं अकाउंट्स में, ये वाली चीजें डेबिट होनी, ये क्रेडिट होनी, इसमें कंफ्यूजन एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। जी सर। ये ठीक है। बॉट डाउन क्यों आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन करना है, वो तो अगली क्लास का बात है ना, उस पर तो अभी ओके। डिस्कशन होनी है। तो एक एक्सपेंस का अकाउंट एक्सपेंस का बैलेंस भी शो कर सकता है, जो कि एसओसीआई में शो कर रहा होगा,
एसेट का बैलेंस भी शो कर सकता है जो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, और एक लाइबिलिटी का बैलेंस भी शो कर सकता है जैसे एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी। इसी तरह इनकम का अकाउंट इनकम का बैलेंस भी क्लोजिंग बैलेंस शो कर सकता है एसओसीआई, एसेट का बैलेंस भी शो कर सकता है, ये क्या करिएगा, एसेट का बैलेंस भी शो कर सकता है जैसे एक्रूड इनकम एसेट, और लाइबिलिटी का बैलेंस भी शो कर सकता है प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी। या ये आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं, बाकी डिस्कशन उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो